अच्छा जी, जब कंपनी रजिस्टर हुई थी तो उस वक्त कौन सा सर्टिफिकेट मिला था कंपनी? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट तो मेंबर शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। कंपनी की रजिस्ट्रेशन पे कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 138 पे अच्छा जी, इसके लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी ये प्राइवेट कंपनी जो ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला साथ ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पब्लिक कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। सबसे पहले कंडीशंस फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अभी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को नहीं पढ़ रहे, इसमें उसका जिक्र आएगा तो तब हम पढ़ेंगे। A public company shall not start its operations or exercise any borrowing powers. Borrowing powers को अंडरलाइन कर रहे हैं। ऊपर हेडिंग क्या दी गई है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि इससे पहले पब्लिक कंपनी बोरिंग भी नहीं कर सकती। क्वेश्चन अगर आपको बोरिंग पावर्स पे आ जाता है तो उसका मतलब यही है कि यही क्वेश्चन है वो ये। इसको ऊपर बोल्ड करके नहीं लिखा, एक दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि बोरिंग पावर कब से स्टार्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स ने कहा जी ये तो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को अंडरलाइन करवा रहा हूँ। पहली ये जी, शेयर्स फॉर द कैश हैव बीन अलॉटेड टू एन अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इतने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं जो इक्वल टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? एग्जाम्पल 2 देखें। द मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कमेंस द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कंपनी वुड नीड बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल बजट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। विदाउट सफिशिएंट फंड्स फॉर ऑल दिस, कंपनी इज नॉट एबल टू कमेंस इट्स बिजनेस। डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि मिनिमम कितने पैसे चाहिए जिससे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर उतने आपने शेयर्स उतने पैसों के अलॉट कर दिए हैं और उसके एवज आपको इतने पैसे आगे हैं, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लें। मीन्स द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स upon which directors may proceed to allot. If no amount is fixed, the whole amount of share capital is minimum subscription. रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर अभी करते हैं वापस। डेफिनेशन देख लें जी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ पे ये लिखी होती है जी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में। अगर ये आपने अमाउंट नहीं लिखी हुई तो होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या समझ आई है जी इस चीज की? सोई हुई क्लास को रिस्पॉन्ड करेगी? कि भाई हमें इतना मिनिमम पैसा चाहिए जिससे हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो लिखा होगा। अगर नहीं उसके बारे में कुछ लिखा तो हम सारी अमाउंट को समझेंगे कि ये तमाम की तमाम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एग्जाम्पल 2 उसको बताती है कि जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जी आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड बोरिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं
Shares for the cash have been allotted to an amount not less than the minimum subscription. Number 2, every director of company has paid to the company full amount on cash on each of the shares taken or contracted to be taken by him or for which he is liable to pay in cash. डायरेक्टर्स ने पेमेंट कर दी है इन कैश. क्या इन काइंड भी पेमेंट हो सकती है शेयर्स की? हो सकती है. शेयर्स की आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसके बाद शेयर्स ले लें. कैश में शेयर्स खरीद सकते हैं, ज़मीन दे दें, उसके बस शेयर्स ले लें. डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स इन कैश खरीदे थे या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो खरीदेंगे, उसका उन्होंने पैसा अदा कर दिया हुआ है कि नहीं कर दिया हुआ? क्या बात कही है जी मैंने? क्लियर है ये चीज? नंबर 3, नो मनी इज or may become liable to be repaid to the applicants for any shares which have been offered for the public subscription. इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन होता है. एक्सेप्शन इसकी क्या है? above requirement does not apply to the company converted from private to public, company limited by guarantee not having शेयर कैपिटल. एग्जाम्पल 3 पे आएंगे, इसको जरा करते हैं पहले. Whenever company issues shares or debentures to the general public, it is required to get those shares or debentures listed on the exchange before allotment of shares. The procedure is as follows. पब्लिक लिस्टेड कंपनी का पता है कि नहीं पता? उसके शेयर्स जनरल पब्लिक को अवेलेबल होते हैं. कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड फिक्सेस अ डेट फॉर द पेमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियसली फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सचेंज. जिस तरह अभी प्रोस्पेक्टस की हमने डेफिनेशन पढ़नी है, जिस तरह स्कूल कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस आता है, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, लोग पढ़ के फैसला करेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी. डेट दे देंगे, फ्लाट डेट तक पेमेंट कर दें जी अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदने, और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई कर देंगे कि जी हमारी शेयर्स और डिबेंचर्स को लिस्ट किया जाए ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. दूसरा, पीपल डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक्स एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. कौन लोग पैसे जमा करवा रहे हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, जो कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, जितने जितने शेयर्स खरीदने हैं वो पैसे जमा करवा रहे हैं बैंक में. ये बैंक अकाउंट अलग है, ये पैसे किसी तरह इस्तेमाल नहीं होने अभी तक, जब तक अलॉटमेंट नहीं होती. Company waits for the listing from the exchange and provides for any further information or deficiency as provided out by the exchange. कंपनी इंतज़ार कर रही है कि जी स्टॉक एक्सचेंज इसको जवाब दे दे कि इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए हैं कि नहीं हुए, या अगर कोई कमी है डॉक्यूमेंट्स में तो उस कमी को वो पूरा करेंगे. Company is given certificate of listing and it can now use the money of applicants and allot them shares. अगर तो इनकी ये एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है और वो उसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती हैं, अब वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है कंपनी और उनको शेयर्स अलॉट कर सकती है. दूसरी सूरत ये है कि कंपनी को इनकार कर दिया जाए कि जी लिस्टिंग नहीं होनी. अब क्या करे कंपनी? पैसे वापस करें. इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट सी को अब पढ़ें.
जी समझ आई है पॉइंट की। इसके नीचे बुलेट ये जो एग्जाम्पल 3 है, अनटिल सच मनी इज रीपेड कंपनी शैल नॉट बी अलाउड टू कमेंस बिजनेस। अच्छा जी, उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट डी ये है कि देयर हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ए ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन by the chief executive or one of the directors and the secretary that the aforesaid conditions have been complied with. Duly verified या चीफ एग्जेक्टिव करेगा या कौन करेगा, एंड सेक्रेटरी। इसको अलग अलग कर कि हमने ऊपर वाली तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। डेक्लेरेशन क्या होता है? हल्फिया बयान। In case of company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for the shares, there has been filed with the registrar a statement in lieu of prospectus. Statement in lieu of prospectus को अंडरलाइन कर लें, SILP इसकी एब्रीवेशन भी लिख लें। इन लिeu का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। अब मेरी बात समझ लें, मेरी तरफ जरा देखिए। प्रॉस्पेक्टस कभी इधर आके लेक्चर को डिलीवर करें और स्टूडेंट्स आपकी तरफ ना देख रहे हो, सोए हों, तो आके आपको पता चले कि क्या फीलिंग होती है। पता ही नहीं लगता कि इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा होता। 4 दफ़ा पूछें कि जनाब आपको चीज़ की समझ आ गई है कि नहीं आ गई, फिर भी रिस्पॉन्स आता है स्लो मोशन में, डिलेड। अब ऐसे क्या करना है कि मैं खुद आके पहले सो जाया करूंगा क्लास में। जब आप लिस्टेड कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेगी तो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। जब पब्लिक कंपनी शेयर्स ऑफर करेगी पब्लिक अनलिस्टेड, वो कौन सी कही है? पब्लिक लिस्टेड तो प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक अनलिस्टेड तो SILP, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये जो पॉइंट E है, ये वो कंपनी है जिसने शुरू से डिसाइड किया है कि मैंने पब्लिक को ऑफर नहीं करना बल्कि एक क्लोज सर्कल को शेयर्स ऑफर करने। तो वो कौन से ऑफर करेगी? SILP। SILP जो है वो एक स्मॉलर डॉक्यूमेंट है एज कंपेयर टू प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। वो कंपनी जिसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन दी थी लिस्ट होने की, उसको रिफ्यूजल हो गया। वो अब प्रॉस्पेक्टस तो कर चुकी है, वो कैंसिल हो गया, वो भी अब SILP इशू करेगी। नेक्स्ट पेज पे देखें 2.3 पे।